पड़ी नहा के नहीं नहाया। ठीक है। चिप्स वाइन बादाम पहले स्टार्ट हमने जियोग्राफी स्टार्ट किया था ना, उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा? मोबाइल रखा, मोबाइल में क्या देखा है? कुछ नहीं बंद थे ओशन फ्रेंड्स इधर हाईवे में तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पेन लेके आए क्या? हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? लैटिट्यूड्स पढ़े थे, लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे, टाइम कैसे कैलकुलेट कैसे होता है ना, लोकल टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। फिर हमने डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, है ना? इतना पढ़ा है अभी तक। और मैंने पिछले लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई डाउट है क्या? हम सारे टॉपिक्स में कोई भी लोकल टाइम कैसे फाइंड करता है? हाँ? था ही नहीं, बढ़िया है। रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करें देखिए ग्रुप में मोकले सर के યુપીએસસી આપણા ગ્રુપમાં જો લિંક છે ચેનલની આઈએમ એકેડમી हिंदीમાં વાત કરતો હું અરે યાર આપણે ગુજરાતીની આદત છે अरे आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ओरिजिन, फिर आएगा उसका कंपोजिशन और फिर आएगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो ओरिजिन वाला पार्ट कि एटमॉस्फेयर बना कैसे, एटमॉस्फेयर बनने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? अर्थ को बनाना पड़ेगा, है ना? धरती बनेगी तब एटमॉस्फेयर आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है हम जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करेंगे। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में कौन से टॉपिक में? ओरिजिन ऑफ द अर्थ के अंदर, है ना? यूनिवर्स के अंदर द ओरिजिन ऑफ अर्थ आएगा, उसके अंदर ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर मैं समझा दूंगा, है ना? वैसे थोड़ा बहुत तो समझाया था मैंने कि कैसे पहले आग का गोला थी, फिर उस ठंड जैसे जैसे ठंडी हो गई तो एक ऊपर मलाई की तरह एक ठंडा सा लेयर जम गया था, है ना, अर्थ के ऊपर। और अंदर तो क्या थी? अर्थ अभी भी गर्म थी, तो अंदर काफी सारे रिएक्शन हो रहे थे, तो अंदर गैसेस क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी अंदर, है ना? फिर धीरे धीरे उन सारी जो ऊपर जो लेयर बने उसमें क्रैक बने, है ना? तो जैसे जैसे डेंसिटी जिसकी कम होती है वो ऊपर आती है ना? तो सॉलिड सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर लिक्विड आएगा और उसके ऊपर गैस आएगी। तो सारी जो गैस बन रही थी अंदर वो सारी बाहर आने शुरू हो गई, है ना? ऊपर से सारे बाहर से मीटियोर आ रहे थे, तो अपने साथ आइस लेके आए थे, तो आइस से फिर पानी पानी हो गया था, है ना? फिर बादल बने, फिर एटमॉस्फेयर। तो शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर था वो किससे बना हुआ था? हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। फिर धीरे धीरे जैसे ओशन के अंदर लाइफ डेवलप हुई, तो लाइफ ने जो भी डेवलप हुई थी बैक्टीरिया, उन्होंने क्या ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया। तो पहले तो ऑक्सीजन कहाँ पे वो हो गया, शुरू हुआ तो ओशन में पहले फिल होना शुरू हो गया। फिर जैसे ओशन पूरा फिल हो गया तो फिर ओशन से सारा बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में जाने लगा। और क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम कैसी हल्की गैसेस है ना, इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस के, तो वो सबसे ऊपर चली गई। और क्या होता है कि अगर ये अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे क्या है? सूरज है, यहाँ पे क्या आता है? वीनस आता है, इधर क्या है? मर्क्यूरी, है ना? तो इसमें से तीनों के पास तीनों में से एटमॉस्फेयर किसके किसके पास है? और पे वीनस पे है, वीनस पे है ना? इस पे क्यों नहीं है? पास में तो क्या होता है? टेंपरेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। नहीं, सोलर इसकी फ्लेयर्स निकलते हैं ना, सोलर। तो ये जो पूरा सोलर फ्लेयर से क्या होता है? एटमॉस्फेयर उड़ जाता है ना? तो ये बहुत ही पास है, इसलिए हमारे अर्थ इतनी दूर है, प्लस अर्थ इतनी बड़ी है कि वो उसकी ग्रेविटी की वजह से वो अपनी जो एटमॉस्फेयर है उसको पकड़ के रखती है। वीनस का भी वही है कि वो ज्यादा दूर है, उसका जो ग्रेविटी उसकी ग्रेविटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर उसको पकड़ के रखती है ना?
इसकी वजह से क्या होता है, जो भी बाहर बाहर जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर O2 है और H2 अगर यहाँ पे है, तो जैसे जैसे वो बाहर जाएगी हल्की गैसें, तो जितना बाहर जाएगी तो जो सोलर फ्लेयर आएगी उसको बहा के वैक्यूम में मतलब स्पेस में लेके जाएगी। ठीक है, इसलिए जो पहले जो एटमॉस्फेयर हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था, वो धीरे धीरे किसका बनने लगा, ऑक्सीजन का बनने लगा। ठीक है, फिर उसके अंदर नाइट्रोजन आया, फिर बाकी सारी गैसेस आ गई। तो यही याद रखना कि ओरिजिन में जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर था वो किससे बना हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम से। फिर धीरे धीरे पहले ऑक्सीजन आया, फिर नाइट्रोजन आया, फिर बाकी सारी गैसेस डेवलप हो गई। ठीक है, तो हम ओरिजिन वाला तो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसको हटा देते हैं अभी। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मैंने कल परसों जब लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर, उसके ऊपर एक लेयर है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट की तरह एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है ना, या एटम्स है, जिनके पास क्या होगा, अपना खुद का क्या होगा, मास होगा, है ना, खुद का क्या होगा, मास होगा। और अर्थ क्योंकि एक बड़ी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो उसका खुद का मास बहुत ज्यादा है, तो सब अपने एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहे होंगे, है ना। जैसे अर्थ इतनी बड़ी है तो हमको क्या, अर्थ चिपक के रखती है ना, हमारा जो भी कोई भी चीज होगी वो अर्थ से चिपकी हुई है ना, ऊपर भी जाएगी तो सीधा नीचे ही आएगी। तो हमको कहाँ खींच रही है, सेंटर की तरफ खींच रही है ना। इसी तरह क्या कि जो भी मटेरियल होता है, जो भी मैटर होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो कहाँ पे जाना चाहता है, सेंटर पे जाना चाहता है। लेकिन जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी के हिसाब से सारी चीजें बटी हुई है ना, जो सबसे ज्यादा डेंस होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और जो हल्का होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो कहाँ आने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारा जो पूरा सॉलिड जो मटेरियल है ना, वो सेंटर पे, जैसे आयरन होता है, Fe होता है, वो हमारे सेंटर में कोर में मिलता है। फिर जो एल्यूमिनियम है, निकल है ना, सिलिकॉन है, वो हमको क्रस्ट में मिलता है ना। जैसे वैसे ही जो हमारा वाटर है, ओशन है, वो अर्थ के ऊपर मिलता है हमको, है ना। अर्थ के ऊपर ओशन है, और ओशन के ऊपर भी क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से सारी क्या बोलते हैं, लेयर्स बटी हुई है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी अर्थ मतलब एटमॉस्फेयर है, वो एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को क्या करता है, कवर करता है। ये पहली बात थी। ठीक है, और इस ब्लैंकेट ऑफ जो ब्लैंकेट है, उस जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर काफी सारे कंपोजिशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है। तो क्या क्या मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ भी मिलता है, काफी सारी चीजें मिलती है। डस्ट पार्टिकल, गैस, डस्ट पार्टिकल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फिर वाटर वेपर है ना। तो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है ना। तो ये सब जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। जो भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में क्या है, सस्पेंडेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि जो मिट्टी उड़ती है ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं जो आपके गाड़ी में से निकलते हैं, फैक्ट्री में से निकलते हैं। तो काफी लोग आजकल क्या होता है, एलर्जीज बढ़ रही है सबके, है ना। सबको एलर्जी हो जाती है, सर्दी हो जाती है जल्दी, खांसी आ जाती है जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि हवा में इतना सारा एरोसोल पार्टिकल बह रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PM पार्टिकल बोलते हैं, है ना। PM पार्टिकल, PM 500, PM 250, है ना। साइज होगा, साइज डेंसिटी, PM डेंसिटी 250, PM पार्टिकल डेंसिटी माइक्रोन में होता है ना, क्या बोलते हैं, माइक्रोन नहीं है उसको, कुछ तो होगा, पिकोमीटर होगा, ऐसे पार्टिकल के साइज के हिसाब से, तो इसको एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारे अर्थ के अंदर जो दो मेन चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन है और CO2 है, जो किसको सपोर्ट करती है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ के अंदर सब आ गया ना, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें ऑक्सीजन, नहीं हम ऑक्सीजन ही क्लीन क्यों करते हैं, हमको क्यों जरूरत है ऑक्सीजन, क्योंकि हम भगवान ने बनाया, करते हैं, खाना है तो ग्लूकोज बना सकते हैं। ग्लूकोज बनाने के लिए, हाँ, एंड प्रोडक्ट तो वही होगा ना, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, सांस लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उससे मिला के। तो O2 क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज बनाता नहीं लेकिन उसको ब्रेक डाउन करता है ना, जिससे एनर्जी आती है, ATP बनता है।
जिससे हमारा जो सेल है वो वर्क करता है। तो बेसिकली जो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन, क्योंकि वो जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है हमारे लिए, तो जो भी प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या फोटोसिंथेसिस करता है ताकि वो अपना खाना बना सके। जैसे हम अपना खाना बना रहे हैं एनर्जी से, क्या ग्लूकोज को तोड़ने से, वैसे ही प्लांट्स होते हैं वो CO2 से अपना खाना बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा होता मैं पढ़ा दूंगा वापिस, ठीक है। इसके अलावा CO2 का काम क्या होता है, इसके अलावा क्या काम होता है हमारे लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है CO2? आग हाँ? आग बुझावा માટે ठीक है, बट एज अ बहुत बड़ा काम करता है CO2 हमारे जीने के लिए। रेन के लिए तो मॉइस्चर है ना। तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है। वो कैसे करता है मैं बाद में समझाता हूँ। इसके अलावा नाइट्रोजन भी मिलता है हमारे यहाँ, है ना। एटमॉस्फेयर में 70 कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है। इतना ज्यादा नाइट्रोजन है, तो हमारी जो लाइफ है ना, जो अर्थ पे जो लाइफ डेवलप हुई है, वो कौन सी कैसी टाइप की लाइफ डेवलप हुई है हमारे यहाँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे काम में कैसे आता है कि वो ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन नाइट्रोजन हमारे किस काम में आता है, एनर्जी, ग्लूकोज बनाने में नहीं, ग्लूकोज बनाने में कहाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन है, नहीं है तो फिर कहाँ से बनाएगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है हमारे DNA के अंदर होता है ना, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो उसके अंदर जो हमारे वो एडिनोन और ये सब होते हैं ना, ADGA वाले, क्या होता है, एडिनाइन या एडिनिन, 3-4 होते हैं। साइटोसिन, साइटोसिन नहीं होता, आवे ATG तो जो हमारे ये हमारे शुगर के जो क्या बोलते हैं फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर जो अंदर बेस होते हैं वो सारे किसके होते हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं। जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो RNA और DNA बना है वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो इसलिए हमारे अर्थ पे जितना भी नाइट्रोजन है हमारे किसका क्या लिया आता है, बेसिक हमारा जो DNA है वो किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ही नहीं होगा, है ना, तो नए सेल नहीं बनेंगे, क्योंकि DNA नहीं बनेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन है डायरेक्ट है एटमॉस्फेयर के ऊपर, है ना, कि जो भी इंसान या फिर जो भी प्लांट्स है उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारी जो लाइफ है या फिर जो भी प्लांट जो भी लाइफ डेवलप हुई है वो शायद एटमॉस्फेयर के हिसाब से हुई है या एटमॉस्फेयर की वजह से हुई है ना। दोनों चीज हो सकती है, या तो एटमॉस्फेयर ऐसा था इसलिए हमारी लाइफ ऐसा ही है, ऐसी मतलब क्या बोल सकते हैं, एडेप्ट भी कर लिया। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा ही चाहिए होता तो लाइफ के लिए, है ना, कि बाकी सारे प्लैनेट्स में आप देख सकते हैं वहाँ पे लाइफ नहीं है, तो शायद वहाँ पे लाइफ डेवलप होने के लिए ऐसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, या फिर ऐसे लाइफ डेवलप इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हुई, मतलब हिसाब से हुई। दोनों के रिलेटेड है। हाँ, मतलब ऐसा भी बोल सकते कि अगर कहीं और लाइफ मिलेगी हमको, है ना, अगर हम तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए था, क्या ये यही एटमॉस्फेयर होगा तभी वहाँ पे लाइफ होगी, या फिर वहाँ पे एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो सकता है ना। तो साइंटिस्ट अभी भी अगर बाहर लाइफ ढूंढते हैं ना, तो उनको यही पहला क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है ना। शायद से वहाँ क्लोरीन बेस्ड लाइफ हो, वहाँ पे क्लोरीन से साथ सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो, है ना, सिलिकॉन से सांस ले रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसी डिफरेंट लाइफ फॉर्म हो सकती है, लेकिन अभी तक हमको मिली नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारी अलग के ग्रह होता खबर ऑक्सीजन क्या हुआ, तो ऐसा कुछ प्लेनेट था ना कि हमारे अनुकूल रहने के लिए, रहने के लिए बहुत दूर है ना, बहुत देखा दूर है, थोड़ी। बहुत ज्यादा मार्स टाइटन में बहुत दूर है, इतना ज्यादा नहीं है। मार्स से अभी कहाँ है। ऑक्सीजन है नहीं, पर कर सकते हैं ना हम लोग। अब वो, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। पैसा। इलॉन मस्क पता नहीं क्या क्या कहता है, कुछ भी कहता है। नहीं, होगा लेकिन टाइम लगेगा उसको, अभी
15-20 साल लग जाएंगे। 50 तक हो जाएगा। नहीं स्टार्ट हो जाएगा। एक दो थोड़ा थोड़ा होगा, इतना ज्यादा उसमें ही हो, क्योंकि जाने आने में टाइम लगता है ना, जाने आने का ही। लाइट ईयर लग जाती है। नहीं लाइट का तो नहीं, मार्च तो पास में ही है। 6-7 साल लगते हैं जाने आने में 10 साल, फिर आने में 10 साल, तो वही बीच में मर गए तो 10 साल। ठीक है। विचार कर, स्पेस वाले याद मिली दे अरे मर क्या गया। लंबा? यहाँ तक समझ में आया हाँ। कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लिए क्या यूज रहता है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक टॉपिक आता है जिसको क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो क्या करता है, हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो काफी सारी ऐसी गैसेज है जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, CFC हो गई, है ना, H2 हो गया। हमारा जो मॉइस्चर होता है वो भी CFC है, हाँ पर वो तो CFC हानिकारक होता है। हानिकारक, मीथेन भी होता है। तो क्या होता है, ये लेकिन तो ग्रीन हाउस वो सारी ग्रीन हाउस कैप्चर ही करता है, हीट कैप्चर करता है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेयर को हम बारी बारी लेते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बात करते हैं, है ना। लिखना तो लिखना शुरू कर देना। तो नाइट्रोजन कैसी है हमारे लिए, कैसी गैस है वो, इनर्ट गैस है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए वो कैसी है, इनर्ट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कितना है 78% वो क्या करती है, परसेंट में है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन वो हमारे लिए इनर्ट कैसे है, क्योंकि हम डायरेक्टली हम जो सांस लेते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, है ना। उसका यूज हम अगर हम सांस से ले रहे हैं उसको, सारे लेक्चर लिया अभी तक। कितने पेज हुए? बनाए रहा बाद में बता। तो नाइट्रोजन क्या हमको एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता, है ना, कि हम सांस लेते तो हमको नाइट्रोजन मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो इसलिए हमारे लिए इनर्ट है ना। या रिएक्ट फिर नहीं करता। क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी से रिएक्ट नहीं करता। हाँ क्यों नहीं करता, क्योंकि N2 के लिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड होता है ऐसा। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, या तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए या फिर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। आपको पता है ना ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है। तो जितना मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा तभी N2 ये 3 बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो इसलिए हमारे लिए वो इनर्ट है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कुछ काम में आता नहीं हो, क्योंकि वो टूटता नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है हमको N2 मिलता, नाइट्रोजन मिलता कहाँ से, हमारी बॉडी को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, हाँ खाने से मिलता है, बेसिकली प्रोटीन खाने से मिलता है। तो याद रखना कि नाइट्रोजन हमको कहाँ से मिलता है, प्रोटीन खाने से। तो हमारी जो डाइट होती है तो उसके अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो आपके बॉडी वेट के इंटू 2 कर लो ना, उतना प्रोटीन हमको चाहिए होता है, उतने ग्राम। अगर आपका 60 है तो 120 ग्राम आपको दिन का प्रोटीन चाहिए, ठीक है। आप खाते हो दिन का प्रोटीन कितना, तेरे को तो 100 ग्राम चाहिए। नहीं 100 किलो ही है मेरा। मेरा 100 भी कम होगा, हाँ? मेरा 100 भी कम है। हमारे को नेऊ अरे प्रोटीन नहीं लेता मैं। तो प्रोटीन खाना जरूरी है। तो घड़ी क्यों खाओ, गणित खाओ पड़े भाई। खावन मजा खा, नाइट्रोजन खाना चाहिए। खावन मजा खा। पचावे के हमारे खाए दूध रोटी ऐसे ही है। तू बता मेरा खा। को वो पर खाओ। तो प्रोटीन इतना चाहिए होता है, इंटू 2 तो चाहिए ही होता है, मतलब 1.7 होता है, लेकिन आप 2 मान नहीं सकता, दुगना चाहिए होता है, ठीक है। तो इतना प्रोटीन अपनी डाइट में डालो कहीं ना कहीं से, जिससे आपकी बॉडी जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए नए सेल जल्दी डेवलप होंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो आप बोलते हैं ना कि कोरोना में वो डिक्लाइन हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है। हाँ, तो क्यों इम्यून सिस्टम क्यों डिक्लाइन होता है, क्योंकि नए सेल नहीं बन रहे, नाइट्रोजन कम है ना, प्रोटीन नहीं खा रहे। प्रोटीन नाइट्रोजन आप प्रोटीन नहीं खाओगे, नए सेल बनेंगे नहीं, नए सेल बनेंगे तो फाइट किससे कैसे करेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्ट खा लो गोली ले लिया, नाइट्रोजन ने गोली ले लिया। लेकिन वो नहीं जाएगा ना पेट में भी, वो नहीं चलेगा, उसके लिए प्रोटीन पथरी चाहिए। हो जाएगी। ये नहीं बता ब्रेक डाउन तो फिर अच्छा, प्रोटीन खा लेना, गोलियां खाने से अच्छा, प्रोटीन पाउडर आता है, सब आता है। वो नहीं सुनता क्या कठोर, वो नहीं सुनता
कठोर भी चलता है, लेकिन कठोर में से कितना कठोर खा लोगे? जो खाते उससे तो थोड़ा बड़े मगवा खा लेने मग यार मूंग दिन में थोड़ा थोड़ा खाया करो, जैसे चना है, सींग है, काफी कुछ होता है जिसमें प्रोटीन होता है, मूंगफली है। पता कैसे चलेगा यार 20 ग्राम प्रोटीन तो खाएगा जो बाय करते हैं उस पे लिखा ही होता है हाँ। कितना। ऐसे देख सुबह अरे ऐसे चने लिए तो चने पे लिखे तो होते हैं चना- अगर चने के पैकेट में तो मॉल से लाओ तो लिखा होता है पे। एक मुट्ठी चना खाएगा उसमें 5-6 ग्राम प्रोटीन तो होगा ही। 5-6 ग्राम बस तो यार चना प्रोटीन कुछ नहीं हो तो ठीक है, तो अपनी डाइट सुधारो पहली बात, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हेल्थ सुधर जाएगी। ठीक है, अगर आप ऑफिस एनडी में चले जाओगे तो वहाँ पे तो डाइट का कोई इश्यू आएगा नहीं, वहाँ तो अपने आप से डाइट बन जाएगी। क्या हुआ? खाना काफी अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है काफी। कौन पैसा लेगा? ठीक है, तो N2 कैसी हमारी इनर्ट गेट हमको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा? बेसिकली एनिमल से मिलेगा या फिर प्लांट से मिलेगा। ठीक है, एनिमल खाता तो हम ओमनिवरस है, हम तो खा सकते हैं। हम क्या ओमनिवरस, दोनों खा सकते हैं हम तो प्लांट भी खाते दोनों हैं, खा एनिमल सकते भी हैं। खाते हैं ना। नहीं, हम तो वही है। जो क्या? पौधे घास फूस खाते हो? हाँ अच्छा, ये खा के आप प्लांट पत्ते खा पाएगा? अरे मतलब हाँ खा सकते हैं। सब नहीं खा सकते तो ना। फिर नहीं खा सकते हैं, पर तुम्हारी हर्बीवरस कहाँ से हुआ तू? हम्म? हर्बीवरस जो प्लांट खाता है तो सब हाँ। सारे प्लांट खा सकता है। सारे नहीं खा सकते, कुछ खा सकते हैं। वही ना, तो इसलिए मैंने बोला ना ओमनिवरस है, हम दोनों खाते हैं। सब्जी नहीं खाते वो प्लांट से। सब्जी का लेकिन फल ही खाते हैं ना हम, पूरी सब मतलब पूरा प्लांट नहीं वो खा सकते। ग्रीन सब्जी प्लांट खाते हैं हमको डाइजेस्ट नहीं होगा ना वो। होता है मेथी ना, ऐसा, फ्लावर होता है, फ्लावर होता है ना, गोभी पत्ते होते हैं मेथी। उसके। मेथी आवे। हर्बीवरस का मतलब क्या होता है? जो पूरा प्लांट खा ले प्लांट खा सकता है ना, पत्ते खा सकता है हम्म। ना? सबसे ऑर्गन खाते हैं खाते क्योंकि अब गाय सिर्फ वो बटा का और वही सब खाती है, बाकी पत्ते नहीं खाती, वो सब खाती है ना, उसको આપણે हर्बीवरस ખાઈએ ને, बोलते આપણે हैं। પાલક તો નથી ખાતા. ऐसा हम वो भी नहीं है ना। जैसे नहीं खाते हैं। कुत्ता हो गया वो, और ओमनिवरस है वो, रोटी भी खा लेगा और वो भी खा लेगा। सर मैंने एक वीडियो देखा है जो मतलब एनिमल मतलब मांस खाते हैं ना। लास्ट में हम जीडी करते हैं, ठीक है, ठीक इसके है बारे में। ठीक है। लेकिन किसके बारे में उनको पता होना चाहिए क्या क्या इंसान क्या है? इंसान को खाना इंसान को चाहिए। मीट खाना चाहिए या नहीं खाना? खाना चाहिए। खाना चाहिए। डिपेंड करता है उस पे तो मेरे पास जो खाता है वो Yes, खाना मेरा चाहिए, बात नहीं नहीं खाता है वो करता। मत करो. आज आता है वो खाना आज आओ। बिना खाए काम चल रहा है क्या फर्क है? ना खाना चाहिए. कोई नहीं, मैं वो वही समझाऊंगा बिना खाए क्या होता है। कब चालू किया सर? ना तो अभी थोड़ी ठीक है, 10 मिनट। तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट है और हमको प्रोटीन से मिलता है। सेकेंडली प्लांट के अंदर, प्लांट को कहाँ से मिलता है? क्या अगर हम प्लांट खा के प्रोटीन ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से- फोटोसिंथेसिस थोड़ी मिलेगा फोटोसिंथेसिस जमीन से सोइल प्रोटीन से। नाइट्रोजन सोइल से डायरेक्ट वो ले लेगा, बैक्टीरिया हाँ वो उससे होते मिलेगा। हैं कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया से मिलता है। हाँ, तो मतलब- बैक्टीरिया उसके रूट्स में होते हैं ना। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स करते हैं, फिर सॉइल से वो लेता है। ठीक है, डायरेक्टली वो क्या हुआ? वही तो हमने कहा है, तो आपने बचपन में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी शायद, हाँ पढ़ी पढ़ी होगी sixth है, में। आती होगी कभी क्या। तो काफी सारी, अगर होमवर्क करना है तो बायोकेमिकल साइकिल सारी पढ़ के आना कि ऑक्सीजन की साइकिल क्या होती है, कार्बन फूड डाइऑक्साइड चेन क्या होती है ना, ओजोन की साइकिल कैसे हाँ, होती food है, chain बता दें। फूड चेन, फूड वेब तो नहीं, वो तो पता है। बायोकेमिकल जो जितनी भी साइकिल है, नाइट्रोजन की होगी, ऑक्सीजन की होगी, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना। नाइट्रोजन की साइकिल, ऑक्सीजन की साइकिल, ओजोन की साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल, ये सारी साइकिल एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो अपने सॉइल मतलब नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं किसमें, सॉइल के अंदर, फिर सॉइल से वो प्लांट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स के थ्रू। प्लस ऐसे कुछ प्लांट्स है जैसे जिनके रूट्स में ही क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, है ना, उनको डायरेक्ट वो फिक्स कर पाते हैं। कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जो डायरेक्ट फिक्स कर पाते हैं नाइट्रोजन, बाकी मोस्टली प्लांट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और सॉइल को कहाँ से मिलता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे मिलता है। तो नेम ऑफ बैक्टीरिया भी ढूंढ के लाना, ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अर्थवॉर्म बैक्टीरिया है, तो भी वो तो करते हैं हाँ? नहीं, वो क्या करता है, वो तो Insect- ब्रेक डाउन करता है, मतलब तो जमीन नेम ढूंढ के लाना और लिख लेना किसका नाम नाम? क्या, बैक्टीरिया बैक्टीरिया के का नाम। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं
आपके दो होमवर्क है, पहले तो बायोकेमिकल साइकिल सारी एक बार देख लो, और दूसरा क्या, नेम ऑफ बैक्टीरिया, कौन से ठीक है, उसका होमवर्क करो। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 78%। एक और काम होता है नाइट्रोजन का, वो क्या करता है, डायल्यूट करने का काम करता है, डायल्यूटिंग ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन अकेला होगा, है ना, अगर इस क्लास के अंदर ऑक्सीजन ही भरा होगा तो क्या होगा, सांस नहीं लेगा। सांस ले पाएंगे ना, पर ज्यादा जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना, फट जाएगा, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એસિડ થઈ જાય રૂમમાં પછી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થઈ જાય ऑक्सीजन क्या है, થઈ જાય ને पार्टिकल कैसे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, में ऑक्सीजन छोड़ी छोड़ी। जाता है। हाँ? એટલે ઓક્સિજન માત્ર ઓછું ઓક્સિજન નથી लाइट नहीं चालू, लाइट चालू है ना, आग पकड़ ले आग पकड़ लेगा ना, मुझे तो आग पकड़ जाएंगे। ऑक्सीजन अगर अकेला होगा तो वो क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा तुरंत ही, है ना। ये ऑक्सीजन क्या है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, फायर जो पकड़ लेता है उसको, हाँ ફાઈસ્ટ ના ના એ તો फ्लेमेबल गैस। हाँ, फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन कैसी है, फ्लेमेबल गैस है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन अकेली होगी, है ना, बिल्कुल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा तो पूरी अर्थ क्या होगी, जल रही होती है अभी तक, है ना। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन कितना है 78% और ऑक्सीजन कितना है 21% है, तो 4 नाइट्रोजन के बीच में 1 ऑक्सीजन है, इसलिए ये क्या कर डाइल्यूट कर देता है, जितना भी ऑक्सीजन है उसको क्या कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, जिससे क्या होता है, डाइल्यूट मतलब मिक्स, डाइल्यूट कर देता है, बॉन्ड बना देता है। एनोड बना है, हाँ? बॉन्ड बना देता है। नहीं, उसको जैसे पानी शक्कर ખાને નહીં દેતા આગ પકડ देख, નહીં દેતા खाने में नमक ज्यादा होता है तो उसके अंदर क्या डालते हैं, और सब मिला देता पानी डालते हैं ना, કોન્સન્ટ્રેટ રહેते कोका कोला है ना? है। समझ गए। समझ गया, चाय के अंदर शक्कर ज्यादा है तो उसके अंदर पानी डाल दो, और थोड़ी ज्यादा चीनी बोतल है ना, हाँ। तो वो डाइल्यूट कर दिया हमने, समझ गए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी बेसिकली। तो वैसे ही नाइट्रोजन क्या कम करता है, डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है कि वो जल ना जाए ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक फ्लेमेबल गैस है, तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो क्या करेगा, फ्लेम हो जाएगा, मतलब फायर पकड़ लेगा। तो नाइट्रोजन क्या काम करता है, डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन, लिख लेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ छूट रहा है, मैं देख लेता हूँ नाइट्रोजन क्या, चेंज होता रहेगा, कभी सर आएंगे तो बता देंगे। નહીં નહીં कुछ बताया इंग्लिश की क्लासेस हाँ, એટલે हम હવે કાંઈ જશે सर इसमें कुछ था, देख लिया। वो ऑक्सीजन की बात करें, सेकेंड क्या आता है हमारा, ऑक्सीजन, जो क्या हमारा O2, ठीक है। ये कितना परसेंट है हमारा, 21%, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन हमारा 99% ऑफ एटमॉस्फेयर बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना, ये कितना है 78 प्लस 21, तो कितना हो गया 99% ऑफ एटमॉस्फेयर ड्राई, ના ના બોલો ड्राई एटमॉस्फेयर। મોટા बताइए तो 99% ऑफ अपनी जो एयर है वो कैसी ड्राई है ना, जो किसी बनी हुई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और जो 1% है जिसके अंदर क्या है, सारा बाकी की सारी गैस आती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, है ना, मॉइस्चर जितना भी है ना, वो किस में आता है, 1% में आता है, जो बाकी का 1% बच गया। तो हमारी अर्थ पे जो भी फिनोमिनास हो रहे हैं ना, जैसे बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजली आ रही है ना,
जो भी फिनोमिना वेदर फिनोमिना हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, बाकी के 1% में हो रहा है। ये 99% ऑफ कैसी है, सारी ड्राई एयर है, ड्राई एटमोसफियर। बाकी का 1% है, उसके अंदर क्या है हमारा H2O है ना, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी फिनोमिना हो रहा है वेदर फिनोमिना, वो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ गए। अभी ऑक्सीजन का काम क्या होता है, बेसिकली हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे कि वो ब्रेक डाउन करता है किसको, ग्लूकोज को, किस में, ग्लूकोज से फिर एटीपी बनाता है ना, तो ग्लूकोज को उसको तोड़ने का काम करता है बेसिकली। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, तो जो भी ग्लूकोज या फिर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे जो सेल्स होते हैं है ना, वो उसको यूज करते हैं और फिर अपना अपना काम करते हैं। तो ऑक्सीजन इसके लिए यूजफुल है। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन का काम क्या है, तो फायर लगाने के लिए। तो कहीं पे भी आग लगानी होती है उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती है। एक तो क्या, ऑक्सीजन, फ्यूल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और फ्लेमेबल एनर्जी, मतलब कुछ मीडियम चाहिए। रॉकेट में भी यूज होता है ना, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड होता है। ठीक है, तो फायर जलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो कहीं पे भी फायर जलानी होती है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप ऑक्सीजन ही काट दोगे तो वहाँ पे फायर ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो सर एक रूम होता है उसमें ओनली ऑक्सीजन होता है, तो आप बोले अरे सब जल जाएगा, हम सब जल जाएंगे। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेवल हाँ सब जल जाएंगे, ये वो पूरी फ्लेमेबल गैस है। जैसे एलपीजी खुला छोड़ दिया ना वैसे होती है। नाइट्रोजन नहीं होता तो एक चिंगारी मारते सब कुछ जलता पूरी अर्थ जल जाती है। एक चिंगारी, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या चिंगारी है, भी गैस है जल्दी। अरे जल जाती, ये ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है, सब कुछ। उसके बाद फूल पेड़ पौधे पर ऑक्सीजन चाहिए तो आग लगा दो। प्लेटफॉर्म है। आग में तेल डालने का काम करता हूँ उससे। तो वही होता है। आग में तेल तेल में कुछ भी बोलता है। इसलिए तू बढ़िया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन समझ में आ गया ना? दिमाग ठीक है ना? तो ऑक्सीजन का इतना ही काम होता है, और कुछ काम होता है ऑक्सीजन का? सांस लेने वो तो हो गया ना, ग्लूकोज बनाती है। सांस हम क्यों लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट को बस और तो क्या, बस इतना ही होता है मेरे को ख्याल से। छोड़ो इसको। अब सेकंड आता है, थर्ड आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कहीं ना आवड़त में तुझे को देखा मैं क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या काम करता है, पहले तो प्लांट्स के ये यूज होता है ना, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर। सेकंड इसका काम क्या है, हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन कैसे करता है कि अगर ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है, एटमोस्फियर है, यहाँ से क्या आ रही है, शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। फिर अर्थ के अंदर जा रहा है, फिर अर्थ उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और अपना क्या छोड़ रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ रही है। हाँ सन से जो आ रहा है वो क्या, शॉर्ट वेव रेडिएशन है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशन। जैसे कि इंफ्रारेड इज शॉर्ट वेव की क्या है, इंफ्रारेड। हाँ शॉर्ट शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव। पक्की बात, हाँ तो इंफ्रारेड तो वही है ना। पक्की बात। लॉन्ग वेव देख लेंगे। तो Long wave radiation। यूवी रेडिएशन क्या है, वो तो शॉर्ट वो तो शॉर्ट वेव और इंफ्रा याद नहीं है कौन से, मतलब याद नहीं लॉन्ग है। वेव होगी शायद। याद नहीं शायद है। देख लेना, वो पूरा स्पेक्ट्रम आता है ना अपना, स्पेक्ट्रम याद हाँ, नहीं है। हाँ। उसमें देख लेना कि वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, प्लस फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है ना। फिर रेड की ज्यादा वेवलेंथ होती है या फिर ब्लू की ज्यादा वेवलेंथ होती है। रेड की, रेड, रेट किया था वो। हाँ रेड की ज्यादा होती है, ब्लू की कम होती तो रेड के बाद क्या आता है, इंफ्रा आता है कि नहीं है। आता? इंफ्रा नहीं, रेड, विजिबल लाइट के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड नहीं आती, हाँ हाँ वो लॉन्ग वेव हुई ना, कि नहीं? हाँ। पहले यूवी आती है, फिर अपनी विजिबल लाइट आती है। फिजिक्स है, फिजिक्स में फिजिक्स को याद करा था, रेडियो को माइक्रोवेव में डाला। एक्स-रे, एटम्स में नहीं माना।
છેલ્લા ચેપ્ટરમાં એ એના ठीक है वीडियो में भेजे मैं आपको। તરંગમાં હતું 10મું वो ચેપ્ટર ये जो ये वेवलेंथ है वो देख लेना एक बार जो पूरा स्पेक्ट्रोग्राम आता है ना એના પછી 4 ચેપ્ટર लिख लो कहीं पे છેલ્લો લાગે એક માં 10મું ચેપ્ટર पढ़ा नहीं है, लिखना है। તરંગનું કહેવાય क्या ઇંગ્લિશ लिखना है? हाँ? लिखा तो वेव्स तरंग घर से देख के आना जो स्पेक्ट्रोग्राम होता है ना वेव्स पूरा वेवलेंथ वाला जो आपकी 10th की फिजिक्स में आएगा शायद नहीं नहीं 12th में आएगा 12th में 12th के में है पहले भी आ जाता है मॉडल हाँ मतलब आता है 10 में पहले भी तो आता है पर वो इतना ज्यादा नहीं आता मतलब शॉर्ट शॉर्ट Deep में नहीं अपने है। शॉर्ट में ही पढ़ना है इसमें कौन सा डीप में जाना है ठीक है तो स्पेक्ट्रोग्राम देख के आना कि कौन सी वेवलेंथ मतलब अपनी यूवी कौन सी होती है फिर इंफ्रारेड कौन सी उसकी वेवलेंथ होती है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है ना फिर जो अपनी विजिबल लाइट है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के बीच में आती है कौन सी वेवलेंथ होती है उसकी तो वो एग्जाम में पूछ लेते सिंपल क्वेश्चन आएगा लेकिन पूछ लेंगे ठीक है तो अभी सन से क्या आ रही है हमारी शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है ठीक है जिसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन क्यों बोलते हैं वो बाद में समझाऊंगा फिर अर्थ उसको क्या करती है एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको क्या रेडिएट बैक करती है कौन सी लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको रेडिएट बैक करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई प्लस हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई प्लस हमारी मीथेन हो गई प्लस हमारा H2O हो गया जो है क्या बोलते हैं मॉइस्चर है प्लस CFC हो गई ऐसी काफी सारी क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करती है जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको क्या करती है एब्जॉर्ब करती है और फिर वापस से रिफ्लेक्ट बैक करती है ना तो जो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है वो एटमॉस्फेयर से कैसा है ट्रांसपेरेंट है मतलब वो अर्थ के अंदर आने देता है उसको है ना कि आ जाओ है ना कुछ ही ऐसे जैसे यूवी लाइट है उसको रोकता है कौन ओजोन बाकी जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसको बोलेंगे आ जाओ फिर सब आ गए फिर यहाँ पे उन्होंने जो करना था कर दिया फिर वापस जाने की बारी आती है तब वो क्या होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है हमारी अर्थ है ना और जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर जा रहा होता है तो कुछ ऐसे गार्ड खड़े हैं बाहर तो उनको बाहर नहीं जाने देते है ना कि बाहर जाना भी अलाउड नहीं है तो मैं ही घूमूं है ना तो जो भी ये लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर जा रहा है वो क्या करता है हमारे अर्थ के अंदर ही घूमने लगता है ऐसे ऐसे ठीक है वो क्यों घूम रहा है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है मीथेन है H2O है और CFC उसको एब्जॉर्ब करते वापस क्या कर देती है रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ के अंदर ही ठीक है तो जब ये एनर्जी अर्थ के अंदर ही रह जाएगी तो अर्थ को क्या करेगी ये गर्म करेगी है ना तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा क्या काम करती है हमारी जो अर्थ की टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करती है जिससे लाइफ पॉसिबल हो पाए है ना तो अर्थ ऐसे नुकसान बढ़ेगा क्या हुआ अब ये नुकसान बढ़ गया ना ज्यादा CO2 होगी तो ज्यादा ट्रैप हो गई तो हाँ वो उसके बाद में बारे में बात कर सकते सही ठीक है तो इसलिए जैसे हमारी जो बॉडी है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है जीने के लिए है ना जैसे अभी ठंड है तो काफी लोग बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो रही है ठंडी हो रही है तो हमारी बॉडी को ठंडी चाहिए नहीं चाहिए गर्मी ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए ना गर्मी में भी बीमार पड़ते हैं है ना कुछ सर्टेन टेम्परेचर चाहिए जो वो कितना होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी कितने डिग्री सेल्सियस पे काम करती है ना 30 है कि 27 नहीं नहीं 30 37 है 27 नो है 37 है कितना है 37 37 नहीं होता 37 ही है मेरे ख्याल से 37 नहीं होता 100% 37 तो 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारी क्या करती है बॉडी मैंने क्या बोला काम करती है मैंने सही बोला ठीक है तो इससे अगर टेम्परेचर हमारा कम होता है ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बीमार हो गए या फिर बीमारी आ गई हमारे अंदर है ना इसलिए अगर वो बुखार होता है तो आपके हाथ पैर घिसे जाते हैं है ना आपके माथे पे रुमाल रखा जाता है ठंडा करने के लिए है ना अगर ज्यादा गर्म हो गया है तो और ज्यादा ठंडा हो जाए तो हाथ पैर घिसने लगते हैं दोनों में यार तो अगर ठंडा हो गया तो उसको गर्म करते हैं गर्म हो गया तो उसको ठंडा करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल होना चाहिए और वो किसकी वजह से हो रहा है ये सारी गैसेस की वजह से हो रहा है अगर ये सारी गैसेस जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको ट्रैप नहीं करती तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा गर्म होता है या फिर काफी ज्यादा ठंडा होता है क्यों क्योंकि दिन में सूरज आता है तो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है जैसे राजस्थान में होता है ना राजस्थान में ऐसा क्यों होता है वो बाद में समझूंगा लेकिन अभी इतना जान लो कि जो ये सारी गैसेस है वो क्या करती है हीट को रेगुलेट करने का काम करती है हमारे जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ पॉसिबल हो पाए ना कि इंसानों के लिए बाकी सारे जानवरों के लिए
है ना, प्लांट्स के लिए भी। तो हमारी जो भी लाइफ है वो इसी टेम्परेचर पे, मतलब उसी हिसाब से डेवलप हुई है कि इसी टेम्परेचर पे वो जी पाए, है ना। जैसे पेंगुइन होंगे, उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो उसको नहीं जी पाएगा, है ना। जमेगा नहीं उसको। तो अभी यहाँ पे लेके आया ना, साइंस सिटी में लेके आया और शायद। उसके लिए वो ठंडा हाँ रखा है, फ्रिज में रखते हैं उसको। है ना। फ्रिज में। इतने तो नहीं चले, बोल रहे हैं। फ्रिज में रखे ये बाजू में आइस रूम हाँ फ्रिज में ही रखते हैं ना, आइस रूम एक तो बाजू बड़ा फ्रिज है उनका। हाँ एम बोलવાનું आइस रूम चश्मा वाला रूम જેવું ફ્રીજ ठीक है, तो Cooling बार। ये रहता है CO2 का काम। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है और फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर बाकी सारे क्या करती है, उसको यहीं पे अर्थ के ऊपर ही कैप्चर करके रखती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे जो इफेक्ट हो गए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ये सारी गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानने के लिए आपने अगर गर्मी में आपकी गाड़ी है ना, ऐसे मतलब धूप में खड़ी रखी है, दोपहर में खड़ी करके आप शॉपिंग करने गए हो और वापस आए हो और दरवाजा खोला होगा तो आपको पता है होगा ग्रीन हाउस, है ना, अंदर कितना वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है ना, बफर मतलब वो बफारा हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके एक एग्जांपल ये होता है कि अगर ये एक रूम है, ऐसे इसी रूम की बात कर ले, वहां पे खिड़की है ना, यहाँ पे क्या है, खिड़की है ना, और यहाँ से क्या आ रही है, धूप आ रही है। ये पूरा रूम क्या है, बंद है, और यहाँ पे क्या है, दरवाजा है, यहाँ पे जैसे दरवाजा है। तो अभी जैसे धूप आएगी, क्योंकि ग्लास कैसा ट्रांसपेरेंट है ना, तो एनर्जी तो अंदर आ गई, अंदर के जो भी पार्टिकल हैं उनको क्या मिल गई, एनर्जी मिल जाएगी। अभी एनर्जी मिल गई तो क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे, है ना, इधर से उधर भागेंगे, है ना, वो उधर से इस कोने से इधर आएगा, वो उधर से उधर जाएगा और एक दूसरे से टकराएंगे और फिर वापस और ज्यादा टकराएंगे कि एनर्जी तो आई जा रही है ना, जितनी एनर्जी आ ही रही। तो लेकिन यहाँ से वो बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि सारे पार्टिकल कैसे हो गए, अभी उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी। ये जो आ रही थी वो कैसी थी, पोटेंशियल नहीं थी, हमारी वेव एनर्जी थी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी थी, है ना। अभी ये शॉर्ट वेव रेडिएशन थी ना, अभी ये लॉन्ग वेव हो गई, है ना, कि ग्लास को पार करके कोई पार्टिकल बाहर तो नहीं चला जाएगा, है ना। ये जो एनर्जी आ रही थी वो कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी, है ना, कि वो अंदर आ पा रही। बाकी सारे जो पार्टिकल को एनर्जी मिल गई वो बाहर नहीं जा पा रही क्योंकि वो ग्लास को पार नहीं कर पा रहे, है ना। यहाँ पे टकरा के वापस ही आ रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे घूम रहे। लेकिन जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे तो वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। और आपकी स्किन के ऊपर जो भी रिसेप्टर है उसके ऊपर ऐसे जोर से मारेंगे अपना, मतलब जोर से टकराएंगे तो क्या होगा, आपको लगेंगे वो, है ना। मैं आपको चाटा मारूंगा तो गरम गरम लगेगा ना लगता कि नहीं लगता। तो वैसे ही वो बहुत जोर से स्पीड से आएंगे, आपको स्किन पे टकराएंगे तो आपको भी चोट लगेगी, लेकिन चोट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए आपको गर्मी लगती है ना। अगर ज्यादा बड़ी चोट होती तो आपको लगता, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इसलिए आपको गर्मी लगती है बेसिक, है ना। तो इसलिए आप उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, कि जो पार्टिकल बहुत तेजी से आके आपको टकरा रहा है तो आपको लग रहा है, वो क्या हो गया, पूरा रूम गर्म हो गया है ना, क्योंकि वो बाहर जाने की जगह नहीं थी लेकिन अंदर आने की जगह थी। तो सेम ऐसा ही कि अर्थ के अंदर आने की तो है लेकिन बाहर जाने के लिए इतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और अर्थ मतलब एनर्जी ऐसी अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ये लिख लेना, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लस सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कि नहीं। छूट गया थोड़ा तमाशे कर देते हैं, है ना, पर जा मारकर से बच्चों ने कल बोलते तो सही यार, मैं जाता हूँ तभी तुम लोग दवा चौकी करते हो। रुको 8 बजे तक, हाँ रुको 8 बजे तक गृहस्थी ना संभालूं तुम्हारा घर बार है तो है पता
पति है उसका? मेरा कोई पति नहीं है। તને કેમ ખબર કે એનો પતિ છે? હે? કયો સુપરસ્ટાર? લગનમાં ગયો તો તું कोर्ट में जीत के ઓઇલ પેન્ટ છે अच्छा હું વાઈટ જ છે પણ ઓઇલ પેન્ટ हो गया हमें कहीं અમે કઈ मिटा दो ना ये सब બધાય અમે જ કરી बढ़िया आज एक करवाना 2 ग्राम में યાર તમે છોકરીનો હે છોકરીનો પાછળ છોકરી હતી એટલે મતલબ તમે નહીં તમે નહીં. નહીં છોકરીનો अभी हमारे एटमॉस्फेयर में एक और चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं ओजोन यस जो ऑक्सीजन से ही बनता है लेकिन उसके 3 पार्टिकल चाहिए होता है 3 एटम यहाँ चाहिए होता ग्लास तो ये क्या ऑक्सीजन को तोड़ने का काम नहीं हो रहा છે है क्या हुआ ऑक्सीजन को तोड़ने का ही खाओपन करता है सीएफसी करता है ना सीएफसी पहले करती है ना बाकी यूवी आती है ना वो भी कर देती है यूवी रीज करती है इसको यूवी भी करती है बाकी सीएफसी हम मेजर थे वो भी कर रही है अच्छा वो कुछ अरे है यार, तो ओजोन क्या है हमारी इजीली 3 ऑक्सीजन वाली 3 मतलब 3 जिसके अंदर 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के वो हमारी ओजोन लेयर ओजोन है और ऐसी ओजोन हमको कहाँ मिलती है तो एक अर्थ की लेयर में मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं ओजोन ले ओजोन लेयर अभी ओजोन उसको बोलते हैं ठीक है तो अगर मैं अर्थ की बात करूँ यहाँ पे बनाते हैं है ना तो अगर यहाँ पे कहीं पे हमारी ओजोन लेयर है कटको है ना कुछ हाइट ऑफ किलोमीटर के बाद आती है हमारी ओजोन लेयर ओजोन ले तो वो क्या करती है जो भी यूवी रेडिएशन आता है उसको क्या कर देती है एब्जॉर्ब कर देती है एब्जॉर्ब करके वो उसको क्या होता है कुछ ही जो यूवी होता है वो आता है ना सारा यूवी रेडिएशन हमारी अर्थ तक नहीं आता और अगर सारा आता तो हमारे अंदर क्या हो जाता है क्या होता है स्किन म्यूटेट हो जाती है स्किन म्यूटेट हो जाती है ना जिससे कैंसर हो जाता है હા ચામડે से कैंसर થઈ ગયું तो कैंसर क्या होता है कि जो बताए सेल्स मतलब Cells regenerative नहीं होते। कोई भी अमाउंट में नहीं। बनने लगते हैं सेल्स हमारे शरीर हमें बाद में बताता हूँ। क्या मतलब वो क्या? मारने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं होता हमारे साथ सेल्स वो अन्न उस फिक्स अमाउंट में बढ़ने लगते हैं नहीं डेड उसमें- सेल्स बन गए। नहीं डेड सेल नहीं होता और कैंसर में क्या होता है बेसिकली आपके अगर जो सेल है वो चेंज हो जाते हैं म्यूटेट हो जाते हैं मतलब अगर ये आपका हैंड का सेल होता है ना वो आपके कोई और सेल बन जाता है जैसे आंख का सेल बन गया या कहीं और का सेल बन जाता है है ना तो म्यूटेट हो जाता है वो अपने हाथ का मतलब स्किन का सेल नहीं रहता वो किसी और चीज का सेल बन जाता है जिससे क्या होता है कि हमारा हैंड और वो मिसमैच हो जाते हैं तो उसको बाहर का पार्टिकल समझ के हमारी बॉडी उसको फाइट करने लगती है लेकिन वो और ज्यादा डेवलप होने लगता है ना दूसरे सेल भी ऐसे बन जाएंगे फिर धीरे धीरे वो बड़ा सारे सेल ऐसे म्यूटेट होने लगते हैं ना तो उसको हम कैंसर बोलते हैं है ना कोई भी चीज में अगर सेल म्यूटेट हो रहा है जैसे आपने म्यूटेशन हमने कोई मूवी में देखा होगा है ना जैसे कौन सी मूवी में आता है एक्समैन में आता है इसमें म्यूटेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है सेल चेंज होते हैं सारे है ना तो वैसे डेडपुल में भी आता है हाँ डेडपुल में भी हाँ तो वही एक्समैन ही हो गया ना वो अरे पर वो वही है म्यूटेंट ही है वो म्यूटेंट हाँ तो उसके अंदर क्या किया था उन्होंने जो भी डाला था उनसे उनकी सेल को म्यूटेट करवाया था कैंसर दिया था कैंसर ही हट गया उसका हाँ वही तो कैंसर उसका साथ ही तो कैंसर क्या होता है आपके सेल चेंज मतलब वो डेड नहीं हो जाते लेकिन वो क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं जिससे हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है उसी को हम क्या बोलते हैं कैंसर बोलते हैं तो ओजोन होता है वो सेम काम करता है कि जब क्या होता है ओजोन क्या करता है हमको उससे बताता है कि जो भी यूवी रेडिएशन आता है वो हमारी स्किन में क्या म्यूटेशन पैदा करती है ना तो उससे क्या होता है कि जो ओजोन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है यूवी रेडिएशन और कुछ ही यूवी आती है जिससे हमारी बॉडी उतना तो एडप्ट कर पाती है ऑब्जर्व कर देती है ना नहीं तो अभी तो स्क्रीम आ गई काफी सारी सर एसपीएफ वाली તો સાહેબ ભાકી ખાય તો મોઢામાં કેમ કેન્સર થઈ माओ माओ માવો ખાય તો મોઢામાં કેમ કેન્સર થઈ હવે तंबाकू कैंसर। उसके अंदर वो आता है ना उसको क्या बोलते हैं तो इन्हें क्या गड़े के नीचे होता है ये मोटा में रहते तो मोटा किसमें में किसमें तंबाकू में पार्टिकल आता है निकोटीन निकोटीन नहीं यार निकोटीन तो एडिक्टिव होता है उसके अंदर कुछ प्लस बेंजाइन का कुछ ऐसा कुछ आता है जिससे क्या होता है हमारी स्किन में म्यूटेशन आता है એટલે મોમાં मैं नाम भूल गया बेंजीन का कुछ बना हुआ होता है वो बेंजीन તારા ખાવા નહીં બાપ मन ना करें नहीं खाना।
आता तू केला ट्राय करी अल्कोहल से नहीं होता कैंसर, ठीक है? हैं? अल्कोहल से कैंसर नहीं होता, है उसे नशा ही चलता है। उसे किडनी फेल हो जाती है उससे किडनी फेल उससे होती है ना। किडनी उससे लीवर फेल, कैंसर नहीं होता उससे। यही तो आइडिया लगा किडनी तो फिर थका रहे बीजी तो बदली करा बदली कर। अरे दिक्कत होती है एक किडनी नहीं चलती है तो नहीं, अभी तो बदल सकते हैं, अभी तो हाँ बदल सकते हैं। फिर डायरेक्ट सो सो के पीने का क्या चल रहा है पैरों ऐसे से direct हो गई connection। वो नहीं पिया, महीना में एक डोज पिया। कमजोरी बहुत चढ़ जाती है किडनी पीने के बाद तो सब वजन उठा ले कमजोरी कहाँ आती ठीक है, तो ओजोन आप मान सकते हो कि हमारी लेयर है जो हमको बचाती है, और कुछ इतना खास है नहीं ओजोन के अंदर। बात ही खास है यही तो मतलब वही एक ही बात है, ये है खास इसको बात है। एक्साइटमेंट हो रही है देखो। ठीक है। अगर ओजोन ना होती तो शायद ऐसी लाइफ डेवलप हो सकती है जो ओजोन को कोप कर पाए, लेकिन अभी है तो अपने उस हिसाब से कोप हो गए। धन्यवाद मानो ओजोन को। हाँ? अगर नहीं होती तो हम इंसान ऐसे हो सकते थे ना, जो ऐसी स्किन डेवलप हो सकती थी हमारी कि वो ओजोन को कोप कर पाए, लेकिन अभी भगवान बनावा था। हाँ, भगवान अलग बना था। तो जो भी डायरेक्ट इंटरेक्शन में है लाइट के, उनको तो व्यू रेडिएशन से प्रॉब्लम है ही। भगवान को खेल है इसके अलावा क्या होता है? मॉइस्चर आता है। देखने में दिमाग खाने में दिमाग। क्या आता है? मॉइस्चर होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। अंदरूनी मानो इसके अलावा क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता मॉइस्चर है ना? H2O होता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो मॉइस्चर है वो हमारा क्या काम करता है? तो जो हीट कैप्चर करता है। हीट को तो कैप्चर करता है, हाँ। तो ये बात याद रखना कि ये शॉर्ट वेव प्लस लॉन्ग वेव हाँ, दोनों को कैप्चर करता है। जैसे बाकी की सारी गैस थी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड और short थी, wave वो सिर्फ लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। जो हमारा H2O है वो दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है। किसको किसको? शॉर्ट वेव को भी और लॉन्ग वेव दोनों को एब्जॉर्ब कर देता है। अरे ये तो अच्छी बात है हम्म? अच्छी बात है। तो फिर एरोप्लेन में सारे हाइड्रोजन क्यों डाल, मतलब मॉइस्चर डाल दो ना फिर स्काई पे, क्यों तो फिर ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। क्यों रुक जाए? अब तो फिर वो लॉन्ग वेव्स ट्रैप नहीं होंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे वाटर वेव्स। यार पर वो रिएक्शन कैसे करेगा पानी यार? पानी चलते हुए देखा तो बोला मोदी पर बात करिए, मोदी पानी को बात चलते करिए, देखा क्या बोले यार? चलेंगे थोड़ी। मैं समझा देता हूँ। अभी थोड़ी है वो। मैं समझा देता हूँ। ये हम करूँ तो सारी जो एटम्स है ना, उनका मास अलग अलग है ना। जो भारी होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जो हल्का होगा कहाँ जाएगा? हवा में ऊपर जाएगा। तो मॉइस्चर की बात करें, अभी जो भी पार्टिकल है, अगर अर्थ की अगर ये मैं 0 किलोमीटर से मानूं, तो मान के चलो 50 किलोमीटर तक या फिर 35 किलोमीटर तक हमारा जो सारे पार्टिकल्स है वहीं तक मॉइस्चर है, बाकी ऊपर मॉइस्चर है ही 32 किलोमीटर तक है। मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर तो और कम नीचे आएगा, जैसे 20 किलोमीटर तक ही होगा मॉइस्चर, तो उसके ऊपर मॉइस्चर जाएगा ही। हाँ? 20 किलोमीटर की कौन सी बिल्डिंग है? अरे 20 किलोमीटर पे बिल्डिंग गाड़ी कौन सी 20 बिल्डिंग? किलोमीटर कौन सी ओए 20 किलोमीटर कितनी बिल्डिंग है? तो बहुत क्या है, है? 6-7 किलोमीटर। बुर्ज खलीफा ही नहीं हुई 20 किलोमीटर हुई। ओके यार, ठीक है, मार दोगे क्या सब? तो बात ही है। खोल के बात 20 किलोमीटर कोई बिल्डिंग 20 किलोमीटर वाली 20 किलोमीटर काफी बड़ी बिल्डिंग अभी तो बनेगी फ्यूचर, अभी नहीं। बस तुम अरे तू शायद किचन नहीं दे देते क्या करते? ठीक है, तो जो भी बाहरी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? अर्थ के सरफेस के करीब होंगे, है ना। तो ये बात याद रखनी है आपको, इसलिए मॉइस्चर को हम ऊपर नहीं छिड़क सकते कि वो वापस से नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अरे नहीं सर, रुको। देखो देखो। अगर शॉर्ट वेव आएगी हम्म। नीचे है तो वो भी तो है वाटर वेव बस, तो लॉन्ग वेव जाने से पहले को ऑब्जर्व नहीं अब वो एब्जॉर्ब तो होती है ना, पर ज्यादा नहीं पता। ज्यादा नहीं हो पाती कि मॉइस्चर भी तो कम है, इसलिए तो मैंने बोला दोनों एब्जॉर्ब करती वो, शॉर्ट वेव और कैंसिल टिकट कैंसिल करना है। लॉन्ग वेव दोनों का एब्जॉर्ब करती है। प्लस मॉइस्चर है, इसी की वजह से क्या होता है, जो भी सारे वेदर फेनोमिनास है ना,
जो भी वेदर में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, है ना, स्नोफॉल हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? मॉइस्चर की वजह से हो रहा है। तो आपको याद रखना है, कोई भी वेदर फिनोमिना होगा वो किसकी वजह से होगा? मॉइस्चर की वजह से होगा। तू यार ऐसे जोक मत मारना, देख मैं मर गया उससे। मेडिकल आउट। ठीक है, मिटा दूं? ये तो मॉइस्चर की कहानी यही है। इसके अलावा और क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये कुछ खास नहीं। डस्ट पार्टिकल काफी ज्यादा खास है हमारे लिए। सबसे ज्यादा खास डस्ट पार्टिकल तो डस्ट पार्टिकल के अंदर क्या जाता है हमारा? जो स्मोक के पार्टिकल होते हैं, है ना, फिर अपना जो क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, है ना, फिर ये मिट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं? सॉइल होती है। क्या क्या होता है? और फिर काफी कुछ होता है, कोई याद नहीं आ रहा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल के अंदर आपने अगर रूम काफी, आपका घर काफी दिनों से बंद होता है, तो आपके घर के अंदर ही पूरा सब जगह डस्ट हो जाती है। तो कहाँ से आ रही है सारी डस्ट? हाँ? मतलब आपने घर तो बंद कर दिया था, ये डस्ट आई कहाँ से? तो अपने आपके घर के अंदर ही थी, लेकिन वो हवा में उड़ रही थी। जैसे ही हवा बंद हो गई वो सारी नीचे बैठने लगी, है ना, हवा के अंदर ही सारी। नहीं पता चल, वैसा ही होता है। जैसे अगर सुबह सुबह देखोगे, है ना, तो सारी गाड़ियों पे हो जाती है डस्ट, है ना। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि सुबह हवा नहीं होती। रात को वो सब हाँ, ऐसे बैठ क्योंकि जाता है। सुबह सुबह क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है और मॉइस्चर भारी होते नीचे आ जाता है, तो अपने साथ डस्ट को लेके आता है नीचे और गाड़ी के ऊपर छोड़ पानी देता सूख है। जाता है तो रुक के डस्ट तो इसी वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में तो है ही। ठीक है, सेकंड जो डस्ट पार्टिकल का काम होता है वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है? तो अगर ये एक डस्ट पार्टिकल है तो वो एब्जॉर्ब, मतलब अट्रैक्ट करता है किसको? अपने H2O को, किसको? पानी को, मॉइस्चर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और अपने साथ क्या करेगा? चिपका देगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, काफी सारे क्या है ऐसे हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर उसके आसपास चिपक जाता है, जिससे बादल बनते हैं और सिर्फ जिससे बारिश हो पाती है। अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं होता, डस्ट पार्टिकल नहीं होते, तो बारिश नहीं होती, क्योंकि बादल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? मैं समझाऊं? देखो, आपके कभी थम्स अप की बोतल लाओ? ठंडी ठंडी बोतल लाओ ना, है ना। तो ऐसे अगर बोतल होगी तो उसके आसपास क्या हो जाता है? पानी जम जाता है, ठंडा ठंडा। तो क्यों जमता है? क्योंकि वो मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है। वो ठंडा होता है, कंडेंस हो जाता है वाटर, कंडेंस हो जाता है ना। कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन पता होगा आपको? नहीं पता तो मैं बाद में समझाऊंगा, ले आप समझ लोगे। मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बाद में अभी आएगा आगे। ये कंडेंसेशन में क्या होता है कि पानी जो एटमॉस्फेयर में है वो क्या होता है, कंडेंस होकर ठंडा होकर क्या हो जाता है, बॉटल के ऊपर जम जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी तो है ही, तो अभी क्यों नहीं जम रहा? अभी टेम्परेचर अगर मैं इतना बर्फ टेम्परेचर नहीं कि मैं जमा दूं टेम्परेचर, तो भी यहाँ पे पानी हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। नमी तो जाएगी। हाँ, नमी नमी हो जाएगी, लेकिन जमेगा पानी, मतलब वेपर से वो मॉइस्चर मतलब लिक्विड में आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आ रहा है? इसको क्या चाहिए होता है? एक सरफेस चाहिए होती है। कभी भी कंडेंसेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको एक सरफेस चाहिए होती है ना। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हमारा उसको क्या करता है? एक सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर वो क्या ऐसा पानी बन सके, जम सके, है ना। जिससे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे अगर ऐसे पार्टिकल्स बारिश का है पानी मत पीना। तो ये ऐसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऐसे बनते ये एक बूंद बनती है। ऐसे बूंद बन के काफी सारे क्या होते हैं, ड्रॉपलेट से एक बादल बनता है। फिर बादल ज्यादा ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, फिर वो बरस जाता है, ग्रेविटी जब वर्क करती है। ठीक, तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है कौन? सारे डस्ट पार्टिकल। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होते तो बारिश नहीं होती, क्योंकि बादल नहीं बन पाते। ठीक है, डस्ट पार्टिकल इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा।
ठीक है। और एक हाँ ये कि हमारा जो अर्थ है तो उसमें से सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल के नीचे, मतलब इस एरिया में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ट्रॉपिक वाला एरिया है यहाँ पे क्या है, गर्मी ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा होती है, तो अगर मॉइस्चर बारिश होगी तो वो सारा डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, है ना। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती तो हवा में रहते हैं। शान ऊपर वाली कंट्री में बारिश नहीं होती, कम होती है। कम होती है। हाँ मतलब वही हाँ ठंडी ज़्यादा होती है ना, तो मॉइस्चर नहीं आएगा तो फिर वो नीचे नहीं बैठ पाते। ठंडी ज्यादा होती है तो बर्फ नहीं गिरेगा। ठीक है ना यार। प्लस डस्ट पार्टिकल का दूसरा काम होता है कि जो हमको शाम में सुहानी शाम जो दिखती है आपको, रेड कलर की, लाल कलर की, पिंक कलर की, है दो नहीं दिखते ना, तो वो किसी वजह से दिखती है डस्ट पार्टिकल के, तो उससे क्या होता है, स्कैटरिंग इफेक्ट आता है, स्कैटर करती है। स्कैटर का स्पेलिंग क्या होता है? बता सूरज को तो लग गया भाई। ओए स्कैटरिंग इफेक्ट टिंडर है सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से आपको ये आसमान ब्लू दिखता है और शाम को आसमान नहीं ऑरेंज दिखता थोड़ा है। रेड और ठीक है, रेड ऑरेंज ये याद रखना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। तो वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर देता है। लिख लिया ये? परसेंटेज लिखवा देता हूँ एक बार। मिटा दो। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पूरा एक बार परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या है, आर्गन है, फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या है, नियॉन है, फिर क्या हीलियम है, क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है, फिर क्या ज़ेनॉन है और हाइड्रोजन है। इसका कितना है 28%, इसका कितना है 21%, इसका कितना है 0.93%, इसका कितना है 0.036। वो क्या आर्गोन है? ऑटो के बाद क्यों? ऑटो के बाद क्या आर्गोन? हाँ आर्गोन है, कितना 0.036 हो ये गया। परसेंटेज आते हैं मतलब क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे। सर वो क्या है CO2 के बाद? N2 है फालतू। नियॉन नियम ए नी हम्म N2 0.002 है, रेडो 0.0005 है, क्रिप्टॉन का 0. कितने लीटर है और खाते हैं कितने मिलियन itu boleh menjana bisa bentuk ya. because practice make man perfect. Oh my god. 0.005 Apa practice kayak gitu? આપણે બીજાને કરવા કરાવવાનું. નીચે
नहीं हुई 0.0009 तो आया खाली બે તો બધાડા સાઈડ हमारी भी गुना गए तो सुधरी गई बताओ ये लास्ट में किसका लिखा है हाइड्रोजन 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 के नीचे 0.00 ये हाइड्रोजन का ही है वो हाइड्रोजन का ही है गलत लिखा क्रोनोलॉजी बिगड़ गई क्या ફોલો કરતા 1 2 3 4 અરાઉન્ડ 100% થી गोटा मार दिया तूने फिर से हो गया क्या क्या वहाँ क्या कैमरा है दिखा नहीं ऐसे कर हम दूसरा टॉपिक लेते हैं आज जूम किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कोई आप कोई सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ठीक है तो अभी तक तो हमने देखा कंपोजिशन के अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है उसके अंदर हमको गैसेस मिलती हैं है ना सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं लिक्विड पार्टिकल्स भी है काफ़ी कुछ है लेकिन ये तो हमने इसको स्टडी करना शुरू किया है ना तो हमको इन सारे जो कंपोजिशन में थे उनमें भी हमको लेयर्स दिखी है ना एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी सारी लेयर्स बटी हुई दिखती है ना तो लेयर हमने कैसे बांटी हुई मतलब हमको कैसे कैसे पता चलता कि ये डिफरेंट लेयर है तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो क्या होता है टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिला कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये अर्थ है ना ये अर्थ है यहाँ से क्या आ रहा है शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है और यह अगर हमारा क्या है एटमॉस्फेयर है और यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या हो रहा है एमिट हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी सारे पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स की नीचे नीचे कहाँ ऊपर मतलब डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ मिलेंगे आपको कार्बन के नाइट्रोजन के ऊपर क्रस्ट के पास है ना इधर अच्छा अर्थ में अर्थ के अंदर नहीं है क्रस्ट के एटमॉस्फेयर पास में है ना अर्थ तो के ऊपर सरफेस के पास मिलेंगे आप है ना ज्यादा पार्टिकल कहाँ पे फिर डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी अर्थ की सरफेस के पास जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऊपर हाइट के मतलब हाइट में ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ क्या होगी पार्टिकल्स कम होती जाएगी हाँ मतलब दूर दूर होंगे पार्टिकल्स ये समझ में आया कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे हैं तो पार्टिकल की डेंसिटी क्या हो रही है कम हो रही है इसलिए आपको बोला जाता है कि जैसे जैसे पहाड़ों में जाओगे तो हवा क्या हो रही है पतली हो रही है ना पतली कैसे हो रही है क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स कम है ना एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी पार्टिकल या ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है कम होता जा रहा है उसकी डेंसिटी क्या हो रही है कम हो रही है तभी टेम्परेचर के हिसाब से हमको क्या नॉर्मली क्या होना चाहिए टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आया लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या हो रहा है बाहर जा रहा है हमारी अर्थ गर्म किससे हो रही है इससे हो रही है फिर इससे हो रही है उससे लॉन्ग वेव वो रेडिएशन ट्रैप हो रही है ना इसलिए है ना तो लॉन्ग वेव रेडिएशन सबसे ज्यादा ट्रैप कहाँ पे होगा क्रस्ट के पास इक्वेटर इधर होगा इक्वेटर पे है ना कि पार्टिकल सबसे ज्यादा वहां पे है तो ज्यादा एनर्जी ट्रैप कहाँ पे होगी सरफेस के पास जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी ट्रैप क्या हो रही है एनर्जी वैसे भी कम हो रही है ठंडी होती है इसके ऊपर हाँ एल्टीट्यूड पे ठंडी होती है हाँ तो ठंडी होती है क्यों ठंडी होती है इसी कारण इसी वजह से है ना कि सरफेस के पास ज्यादा गर्मी है और जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे है ना जैसे जैसे एल्टीट्यूड में हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता है तो नॉर्मल ट्रेंड ये होना चाहिए कि एज वी गो अबव द सरफेस है ना हाइट में अगर ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर विल डिक्रीज ठीक है लेकिन ये ट्रेंड जो होता है हमको एटमॉस्फेयर में हर जगह नहीं दिखता कई बार क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो कुछ हाइट के बाद क्या होता है कि नॉर्मली पहले तो नॉर्मल ट्रेंड चलता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कुछ लेयर के बाद हमको पता चलता है कि फिर इंक्रीज होना शुरू हो रहा है
फिर वापस से डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे क्यों? ऐसा वही ही समझाना है, ऐसा ही होता है, वही समझना है। ऐसा ही होता है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमने काफी सारे स्ट्रक्चर बांटे हुए हैं, है ना। इसमें लेयर्स बांटी हुई है कि कुछ लेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कुछ लेयर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ लेयर में क्या हो रहा है, वापस से डिक्रीज हो रहा है, कुछ लेयर में वापस से इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, विथ इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा है। ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरा क्या है, कंपोजिशन में, है ना। ये जैसे मैंने बताया कि हमारी जो अर्थ की मतलब जो भी पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में, वो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे होगी, नीचे होगी। जो भारी होंगे वो सारे नीचे होंगे। तो कुछ किलोमीटर के बाद, है ना, मान लो 80 to 85 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो कम हो जा रही है, वो ना के बराबर होती है। और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर बचता है उसके अंदर मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और बाकी सारी गैसेस है। तो जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल कंपोजिशन क्या होनी चाहिए एटमॉस्फेयर की, कि 78% कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, 21% क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना। तब इस लेयर में होगा वो नहीं होगा। तो वहां पे क्या कंपोजिशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, चेंज आएगा। हाँ। ठीक है। तो उसकी अलग से लेयर बनेगी, है ना। कंपोजिशन में चेंज आया तो लेयर भी अलग होनी चाहिए, डिफरेंट लेयर आ जाएगी। तो उस हिसाब से कंपोजिशन के हिसाब से हमने लेयर में बांटा है, प्लस टेम्परेचर के हिसाब से भी हमने लेयर में बांटा हुआ है। ठीक है, ये हो गई दो चीजें। तो ये लिख लो किस हिसाब से हमने स्ट्रक्चर को मतलब लेयर्स में बांटा हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर। उसमें दो हमारे फैक्टर आएंगे, पहला आएगा टेम्परेचर और दूसरा क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पार्टिकल्स है। हाँ, कंपोजिशन वही एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन जो भी हो। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? आ रहा है कि नहीं आ रहा सामने, ऊपर से जा रहा है, मिटा दो। मजा आवे ना। अभी जो सबसे पहली दो लेयर आती विद कंपोजिशन के हिसाब से, वो होती है हमारे पहले होमोस्फीयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है, होमोस्फीयर, और दूसरी लेयर कौन सी है, हेटेरोस्फीयर। हेटेरोस्फीयर और पहली कौन सी है, होमोस्फीयर। ठीक है, तो ये हमने किसके बेसिस पे बांटा हुआ है, कंपोजिशन के हिसाब से बांटा हुआ है। ठीक है, तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम सेम, है ना, होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। आपने सुना होगा होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सुना होगा साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी आता होगा। तो होमोस्फीयर मिक्सचर कौन से होते हैं, N2O2 वगैरह, टू होमो। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर, नींबू पानी हो गया, सॉल्ट और वाटर हो गया, शुगर और वाटर हो गया। अच्छा हो गया इससे। तो कैसे? सॉल्ट और शुगर हो गया, दोनों पाउडर फॉर्म में हुए तो और डस्ट और वाटर एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, H2O हो गया, पानी। पानी हो गया। मतलब जो मिल जाए Hydrogen, फिर अलग हाँ, ना हो। फिर आपको अलग नहीं कर पाओ, है ना, मिक्स हो जाएगा। होमोस्फीयर मतलब उसमें आप डिफरेंस ना देख पाओ। हेटेरोस्फीयर मतलब जिसमें आप डिफरेंस और देख water, पाओ, है ना, पानी और मिट्टी हो गया, समझ गए। तो वैसे ही हमने हमारा जो एटमॉस्फेयर को उसका ऐसे कंपोजिशन के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा। एक हो गया हमारा होमोस्फीयर, दूसरा है हमारा हेटेरोस्फीयर। जो होमोस्फीयर है वो हमारा कहाँ तक है, 80 to 85 किलोमीटर तक हमारा कौन सा चलता है, होमोजेनियस એટલે हाँ, ये देखो प्रॉपर मिश्रण, प्रॉपर नहीं आ रहा समझ। बता। तो जो हमारा होमोस्फीयर है वो कौन कितने किलोमीटर तक है, 80 to 85 किलोमीटर तक हमारा क्या चलता है, होमोस्फीयर। और उसके ऊपर जब तक हमारा एटमॉस्फेयर खत्म नहीं होता तब तक क्या चलता है, एटमॉस्फेयर। तो मैंने बताया था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कोई एंड नहीं आती, है ना, उसका कोई हम
परफेक्ट एंड नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो कम या ज्यादा होती रहती है ना, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेविटी पकड़ के रख रहा है तो कई बार छूट जाती है, कई बार पकड़ लेता है, मतलब पार्टिकल छूट जाते हैं, पार्टिकल छूट जाते हैं, है ना, काफी सारे पार्टिकल छूट जाते हैं कुछ पकड़ के रखते। तो आप मान सकते हो कि 400 से 1000 किलोमीटर के बीच में आती है हमारी जो आखिरी लेयर है, उसकी जो एंड है। बीच में क्या बीच में होती है कुछ ना कुछ। बीच में क्या होगा? नहीं वहां से लगाता है। यहाँ इतने से इतना 80 to 85 किलोमीटर तो होमोस्फीयर होता है, उसके ऊपर हेट्रोस्फीयर शुरू हो जाता है। 1 से 80 तक, हाँ 1 से 80 तक तो वही ना, 1 से 80 तक ही होमोस्फीयर है। 1 सरफेस से 80-85 तक होमो। सी लेवल हाँ। से और 80-85 से 40-100 तक जब तक एंड नहीं होता तब तक हेट्रोस्फीयर है। अभी होमोस्फीयर का मतलब क्या है कि जो मैंने कंपोजिशन बताई थी 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन, ये हमको कहाँ मिलेगा, जो कंपोजिशन है वो कहाँ मिलेगी, होमोस्फीयर में मिलेगी। ठीक है, समझे? तो जो भी मैंने कंपोजिशन बताई थी अभी लिखवाई थी आपको, वो हमको कहाँ मिलेगी, होमोस्फीयर के अंदर मिलेगी। हेट्रोस्फीयर में वो वाली कंपोजिशन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता, यहाँ पे हाइड्रोजन कभी ज्यादा हो जाता है, कभी हीलियम ज्यादा होता है, प्लस यहाँ पे आयंस मिलते हैं आपको। आयंस क्या होते हैं? आयंस क्या होता है? अनपेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ऑक्सीजन है तो उसके 2 O+ बन गए, है ना, O- हो गया, H+ हो गया, तो फ्रीली घूम रहे हैं आयंस, है ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है, डायरेक्ट सन रेस आ रही है ना, तो टेम्परेचर 1000 डिग्रीज के अंदर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी एटम्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, आयंस के अंदर, है ना, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है हमारे एटमोसफियर के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे फ्लो करती है, क्योंकि जो आयंस होंगे तो उसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे फ्लो करती है। तो हेट्रोस्फीयर में क्या होता है, मोस्टली आपका मिक्सचर होगा, वो आपका हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, आयंस का होगा। ठीक है, तो जो भी हल्की गैसेस है वो हमको कहाँ मिलेगी, हेट्रोस्फीयर में। जो भी हमारा मिक्सचर मैंने अभी कंपोजिशन बताया था वो कहाँ मिलेगा आपको, होमोस्फीयर में। ऐसा नहीं कि हेट्रोस्फीयर में आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन काफी कम मिलेगा। ठीक है, ये लिख लिया, नहीं लिखा? तो कंपोजिशन के हिसाब से हमने 2 लेयर्स में बांटा हुआ, एक हो गई हमारी होमोस्फीयर, दूसरी हो गई हमारी हेटेरोस्फीयर, है? सर वो 400 है ना, 400 थी 1000। 400 थी 1000 नहीं, અહીં થી 80 थी ना, 0 थी, मतलब 80 થી 400 0 થી 0 थी आ 80 होंगी और પછી 80 થી 400। અરે ગુજરાતી બોલ્યા કરજો સાહેબને આવડે જ છે બીજું. તો મને ખબર છે બોલ્યા છે खबर ना पड़े कभी गुजराती बोलू पड़े। અરે તારી તારીફ થઈ જાય। पॉपचॉट काय छाटला मतलब मेरा डायलॉग कॉपी मारता है सॉरी मजा ना आवड कॉपी मारा कॉपीराइट लागे नहीं मैं नहीं छाटता आखिर देखिए। नहीं देता अरे मुझे फुट पैटिश नहीं सेकंड आता है टेम्परेचर के हिसाब से हमने कैसे बांटा। पुराने निकलेंगे अभी। तो टोटल 5 लेयर्स है हमारे पास, कितनी लेयर्स है? बता दिया क्या क्या थी बता दिया 5 लेयर्स। पहली कौन सी है? हाँ एक तो ट्रोपोस्फियर। दूसरी कौन सी आती है? नहीं पता? रेट्रो। बोल तो खरी है खत्म डेंजर सारो ठीक है, तो टोटल हमारी जो लेयर्स है वो कौन सी है? सबसे पहली ट्रोपोस्फियर है, फिर सेकंड आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्ड आती है हमारी मेसोस्फियर,
फिर आती है थर्मोस्फीयर और लास्टली हमारी कौन सी एक्सोस्फीयर। और इन तीनों के बीच में एक और लेयर आती है जिसको क्या बोलते हैं आयनोस्फीयर। वाह दिख रहा है मुझे भी नहीं। और ठीक है। तो सुलभ थर्मोस्फीयर सात होता है ना? 5 ही 7 कौन सी पता नहीं सात कौन से? ज़्यादा डिटेल में पढ़नी तो थाला पोजीशन थी जा रहे वाले विशाल भाई छोड़ से भाई। ठीक है। हमको एटमॉस्फेयर को हमने 5 लेयर्स में बांटा हुआ है। पहली आ गई हमारी ट्रोपोस्फियर, सेकंड आ गई हमारी स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड आ गई हमारी अगर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में बन गया तो हानिकारक होता है ना? किसके अंदर स्ट्रेटोस्फीयर में बन गया ओजोन लेयर मैंने हानिकारक होता है। उसके अंदर ही है। नहीं सर लेयर पूछा है तो किसके अंदर जाने का हानिकारक होता है? तो मैं बताता हूँ एग्जाम आओ धीरज रखता टाइम है में ना। सारे डाउट्स हो जाएंगे। आप एग्जाम आए नहीं धीरज ठीक है। तो टोटल 5 लेयर्स है। पहली आ गई ट्रोपोस्फियर, सेकंड आ गई आपकी स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड आ गई मेसोस्फियर, फोर्थ आ गई थर्मोस्फियर और लास्ट हो गई हमारी एक्सोस्फीयर। एक और लेयर आती है हमारी कौन सी आयनोस्फीयर, जो सारी मोस्टली आपकी थर्मोस्फीयर के अंदर आती है, लेकिन कुछ वो हिस्सा उसका मेसोस्फीयर में भी मिलता है, कुछ हिस्सा उसको एक्सोस्फीयर के अंदर भी मिलता है। इसलिए कई बुक्स के अंदर लिखा होता है कि थर्मोस्फीयर ही क्या है आयनोस्फीयर, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। सर लेयर पूछा है एग्जाम क्या हाँ। पूछा? सब कुछ पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक पूछा साहेब એમને નતા આવતા પણ આવો ना तो लेयर के बीजा नंबर બધું જ પૂછा है। એક તો તારે અમે છેલ્લું પૂછી, કર્યું, normal તારે પૂછી લે. કરવા નહીં પૂછા તે કરો और कुरकुरा जब वो नॉर्मल भूल जावे नॉर्मल ही पूछी ले नॉर्मल पूछे मैं नॉर्मल ना आवड़त भाई હા તમે તારો છેલ્લો અટેમ્પ કહો ને સીબીએસઈ બુક પછી કહે કે ઓઝોન લેયર કે फर्जी करूं દીદી રાખી છે બીજો ઓપ્શન તો છે તે રાખી છે પછી सीरियस ठीक है। तो टोटल 5 लेवल्स है, आपको याद इजीली याद रह जाएंगी, है ना। मीसोस्फीयर तो मिडल में, इसलिए मीसोस्फीयर एम से हो गया, है ना। बाकी थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर लास्ट में होगी एक्सोस्फीयर। बाकी ये दोनों तो आसानी, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। क्या मिक्स मैच हो जाएगा इसमें ऊपर नीचे? હા ऊपर नीचे होगा इसमें? कभी कभी होता है कभी कभी कैसे होता है? वो होता 5 ही तो लेयर है। अच्छा, आप तो सालों से पढ़ा रहे हो, आपको कैसे होगा कहाँ सालों से? TSMD ऐसे TSMTE वो याद नहीं रहता ये यार वो એ यार मेरे को तो कभी याद नहीं વાંચી નાખો એટલે યાદ રહી જાય ट्रोपोस्फीयर તમારે એટલા અમે નહીં અરે યાર તમે નવો દેવા રહ્યા યાર અમે તો ट्रोपोस्फीयर लिख लिया? तो क्या रहेगा? मिटा दो ना। યાર તમે ઉપયોગ કે ન યાદ તો અમને क्या तो लेयर बाय लेयर चलते हैं। आज ट्रोपोस्फीयर करते हैं, बाकी लेयर स्टार्ट करेंगे। વાહ ભાઈ દરજ્જો આપો पढ़ी ना पहली लेयर कौन सी है हमारी? ट्रोपोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर। ટ્રોપોસ્ફિયર મેસોસ્ફિયર ठीक है। પેલા ટ્રોપોસ પછી કાલે પૂછી લેજો બસ चालू करो कहीं तो ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर कहाँ तक है? પાંચ આગળ ફોન કરી अभी अगर अर्थ ऐसी है, इधर देख लो। ओ आप चलो चलो क्या देख रहे हो? अपना फोटो मेरा ले गया આપે નહીં કરना ट्रोपोस्फीयर मैं समझा तो रहा हूँ। LGBTQ ठीक है। ये हमारी क्या है? अर्थ है, मान लो, है ना। यहाँ पे कौन सी डिग्री की लैटिट्यूड आती है? ये कौन सी लैटिट्यूड है? 0 डिग्री। ये कौन सी है? 90 डिग्री 90 डिग्री। ये समझ गए? ये अभी तो इतना हिस्सा है, इतना तो हिस्सा है, उसको मैं फ्लैट कर देता हूँ, કહી દેવાનું ऐसे फ्लैट कर देता हूँ। सीधी समझ कर गए? दी તો હું કટ કરતો કાઈ વાત हाँ, ये ऐसे फ्लैट कर देता हूँ 0 से लेके 90 तक। કરું પણ લિમિટ બહાર નહીં જવા सीधी कर दी बस प्लेन ये 0 है, ये 90 है। अभी पूछना ये 0 90 कहाँ से है? ठीक है। ये हमारी 0 क्या हो गई? इक्वेटर हो गई। और ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल मान लो या फिर साउथ पोल मान लो, दोनों मान सकते हो। अभी ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ट्रोपोस्फीयर क्या है कि उसकी जो हाइट है वो इक्वेटर पे आप मान के चलो 16 से 18 किलोमीटर है। નીચે 16 टू 18 किलोमीटर कहाँ पे? इक्वेटर पे। और पोल्स पे उसकी हाइट हो जाती है 6 टू
8 किलोमीटर कितनी 6 to 8 8 किलोमीटर तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो कुछ ऐसा है समझ गए ये ऐसा क्यों है और मैं समझा आप समझे पहले ये बना लो इक्वेटर पे हाँ, ज्यादा बिल्कुल हाइट है उसकी हाँ ऊपर ज्यादा तो नीचे वाला- जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा घर पे जाके नोट्स लिखेगा फिर बनाऊंगा हाँ, ठीक है कोई नहीं थोड़ा इकट्ठा हो जाता है ये क्या लिखा है के नीचे इक्वेटर अरे भाई ये क्या हमारा अरे गया हाय क्यूटी हाउ आर यू हो गया नहीं मैं लिखना पड़े हो गया यार अब सब 16 अभी मैंने बताया था कि जैसे जो भी एटमॉस्फेयर में क्या है एटम्स है या फिर जो भी गैसेस है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी या ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस कहाँ पे होगी नीचे होगी सरफेस के पास होगी डन और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगी डेंसिटी कम हो रही है ये समझ में आ गया यहाँ से क्या आ रहा है लेते हैं फिर इधर मत के सनलाइट शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है है ना और यहाँ पे क्या जा रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रहा है ये वो लोग क्या थे खोल दो पढ़ते तू आ गई है वो भाई अंधा है क्या અમર જાની નથી મને ખબર જ નથી लेदर में पड़ा कांच है। क्या काज એ હમણાં દેખો हाँ क्या खोल दे कोई नहीं अरे वापस चली गई तो ભલે જાય આને મારી ઉપાધિ है ये क्या है शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही कहाँ से सूरज से आ रही है सन से आ रही है और अर्थ उसको एब्जॉर्ब करके क्या रिलीज कर रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज कर रहा है ठीक है अभी मैंने समझा था कि अगर ये हमारी अर्थ है और ये हमारे इक्वेटर है और ये हमारे पोल्स हैं है ना तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा है ना एज वी ग्रो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड्स है ना 0 से लेकर 90 की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा है ना तो इनको एनर्जी क्या मिलेगी ज्यादा ये हमारी अर्थ है तो नहीं आता ना पहले के लेक्चर में इसलिए मैंने बोला है कि पहले नहीं हमें समझ में नहीं आया तो उसमें क्या होता है कि इक्वेटर के आसपास गर्मी ज्यादा होती है क्यों इक्वेटर के आसपास गर्मी ज्यादा होती है डायरेक्ट रेज आती होगी हाँ तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज आती है और रिफ्लेक्ट बैक भी डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में होती है ना क्योंकि 90 डिग्री पे आती है और 90 डिग्री में क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है हाँ ये एब्जॉर्ब होकर फिर वापस जा रही है अच्छा वो वेव्स ठीक है तो सेम अगर यहाँ पे आ रही है सन की रेज तो वो एज एट एन एंगल रिफ्लेक्ट हो रही है ना तो काफी बड़े एरिया को सेम एनर्जी सेम नंबर ऑफ एनर्जी क्या कर रही है हीट कर रही है ना यहाँ पे एनर्जी भी सेम है यहाँ पे भी एनर्जी सेम है लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है छोटा है यहाँ पे एरिया क्या है बड़ा है इसलिए यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है यहाँ पे क्या होती है ज्यादा होती है आधा वहां गर्मी नहीं वहां ज्यादा गर्मी होती है वहां मैं ठंडी तो बोला ऊपर ठंडी होगी बीच में गर्मी होगी हाँ तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी यहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी तो इक्वेटर के आसपास क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है और पोल्स की तरफ क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है ठीक है तो लोअर लैटिट्यूड मतलब 0 डिग्री से हम 90 डिग्री की तरफ जाएंगे ऊपर या फिर नीचे तो टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज हुआ ये समझ में आ गया है ना तो इस हिसाब से इक्वेटर के आसपास क्या है कि जब सूरज की एनर्जी आएगी है ना ज्यादा एनर्जी कहाँ पे आएगी इक्वेटर के आसपास आएगी समझे तो अगर ज्यादा एनर्जी आ रही है तो पार्टिकल्स अगर किसी पार्टिकल को एनर्जी मिली तो कहाँ जाएंगे ऊपर एक्सेल मतलब आजू बाजू ऊपर जाएंगे ना हल्के हो गए है ना कि ऊपर ऊपर के ऊपर जो एयर है वो इससे ज्यादा गर्म मतलब ठंडी होगी जैसे मैंने बताया कि एज वी गो
अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाली जो एयर है वो कैसी है, ठंडी है, ये वाली कैसी है, तो गर्म है, तो गर्म ऊपर जाएगी और ठंडी नीचे आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये जो पॉकेट ऑफ एयर वो क्या करेगा, राइज करेगा और ये नीचे आएगा, है ना। तो जितनी हाइट तक ये राइज करता है उतना किलोमीटर कौन सा है, कितना है, 16 to 18 किलोमीटर। कहाँ पे, इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है ना, कि एनर्जी ज्यादा आ रही है, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो हाइट डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम है ना, सनरेज कम आ रही है, तो उतनी एनर्जी नहीं होती। तो कितनी एनर्जी होती है, 6 से 8 किलोमीटर तक की एनर्जी उनकी, उतना ही ऊपर जा पाते हैं, है ना, समझे। यस सर। नहीं हाँ समझ या पर वो डेफिनेशन लिखवा दो ना, किसी ऐसी इतना किसकी? लिखने का कितना टाइम लगेगा? क्यों? इसकी थोड़ी नहीं तुमने बस ये डायग्राम बना दोगे, हाँ तो क्या करेंगे, एग्जाम में डायग्राम बनाते होंगे। एग्जाम में एग्जाम का तो कुछ ऑप्शन टिक करके आने हैं ना। हमें समझ में आना चाहिए बस, आपको तो सिर्फ ज्यादा टाइम डायग्राम से वो तो याद ही है। कॉन्सेप्ट समझते हैं ना आप। साइंस की भी आर्ट्स करो सब समझ हिसाब से में जो आर्ट्स पढ़ रहा है तूने ये हमारा लगता नहीं ना मैं आर्ट्स समझ तो में क्या मैं? समझ गया ना कि कैसे हो रहा है। याद करना अपनी एक बार वापस समझा देता हूँ मैं, ठीक है, एक बार वापस समझ देता हूँ कि अगर हमारी अर्थ है तो इक्वेटर 0 डिग्री पे आता है, पोल्स 90 डिग्री पे आते हैं। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड इफ यू गो टू हायर लैटिट्यूड द टेम्परेचर विल डिक्रीज। अगर लिखना हो तो तेरे को, इफ यू गो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज। पहला कंक्लूजन ये आ गया। सेकंड कंक्लूजन ये है कि एज वी गो फ्रॉम ग्राउंड टू अप, मतलब एज वी गो अप इन द एल्टीट्यूड या अप इन द हाइट द टेम्परेचर विल मोबाइल से डिक्रीज। ठीक है, 2 कंक्लूजन आ गए। अभी इससे क्या होता है कि इक्वेटर के आसपास क्या होती है, ज्यादा एनर्जी आती है, ज्यादा हीट टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो ज्यादा ऊपर तक जा पाएंगे। इसलिए इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होती है, यहाँ पे उतनी ज्यादा गर्मी टेम्परेचर होता नहीं है, तो इनके पास उतनी एनर्जी होती नहीं है, तो वो 6 से 8 किलोमीटर तक ही ऊपर जा पाते हैं। ठीक है, इसलिए इक्वेटर के आसपास 6 to 18 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फियर है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोल्स की तरफ 6 to 8 किलोमीटर तक ही हमारा ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड करता है। समझे? लिख रहा है, लिख लिया। ओ कौन गिराएगा नहीं ओए बैठ कौन जा। गिरेगा बैठ गया है। ए जो लेना के यार हम तो मैं सिखाते हैं सीखा बस तारी कौन ही भाई वाह जरी देर से के मोड़ी लाते हैं। ठीक है, यहाँ तो लगे As we move from equator to North Pole or South Pole, temperature decreases, and as we go from as we go up in the height or up in the altitude, the temperature decreases. वो ही नहीं है। या फिर up as we go vertically upward. अच्छा लंबी रखनी पड़ा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, बाकी कल कर ले। गर्म थी। अब टाइम हो गया अभी। ठीक है सर, कोई बात नहीं।